इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर आपका यही था, कल एक्सप्लेन किया ही था मैंने कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने। इस चैप्टर के बारे में भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब भी क्या होता है, मेनली क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में पढ़ना है आपको चार्ज जब रेस्ट में हो तो क्या क्या फिनोमेना शो करता है, क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो चार्ज के बारे में बता रहा है और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट की बात कर रहा है, मतलब चार्ज एट रेस्ट, इसके बारे में पढ़ना इस चैप्टर में। और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है इस बारे में, देखेंगे हम लोग। बट एक बात पहले बताओ कि बार बार मैं चार्ज वर्ड यूज कर रहा हूँ, चार्ज का मतलब बता सकता है? चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज क्या होता है बता सकता है? कोई भी चार्ज को कैसे डिफाइन करें, क्या लगता है? बोलो बोलो। कोई आइडिया नहीं। अच्छा, चार्ज कितने तरह के होते हैं ये बताओ, कितने तरह के चार्ज पड़े होते हैं? 2 तरह, कौन कौन सा? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, बहुत अच्छा। चार्ज को बेसिकली डिफाइन किया जा सकता है प्रॉपर्टी ऑफ substance due to which it can experience or exert electric force। मतलब चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फोर्स या तो एक्सपीरियंस कर सकता है या तो एक्सर्ट कर सकता है, मतलब दूसरे पे लगा सकता है। और भी डिफिनेशन पॉसिबल है। चार्ज के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है। अब थोड़ा बहुत तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होगा आप लोग को, पता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। तो अगर पता है तो ये भी पता होगा कि कहीं पर अगर चार्ज अगर आप रखते हो, मान लो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर चार्ज रखा है तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इफेक्ट सेटअप कर देता है। इस इफेक्ट की वजह से कोई दूसरा चार्ज अगर इसके नजदीक लाया जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जो इफेक्ट ये चार्ज अपने चारों तरफ सेटअप किया, इस इफेक्ट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे पढ़ना है आपको इस बारे में। और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो उस चार्ज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा होता है। पढ़ा है, 10वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। कोई भी चार्ज अगर मोशन में है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है मोशन में है, तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि कोई करंट कैरिंग वायर, मतलब कोई वायर है जिससे कि करंट का फ्लो हो रहा है, तो वो वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा होता है। तो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वायर में चार्ज का फ्लो हो रहा है, सिंपल बात है। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि करंट कैरिंग वायर, आप पढ़े होंगे ना, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, पढ़ाया गया है 10th में, 10वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो वायर में करंट अगर है, इसका मतलब है कि वायर में करंट होने के लिए कुछ चार्ज का फ्लो हो रहा होगा, और वायर में करंट होने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। इसका मतलब है कि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड
सेटअप हो रहा है करंट कैरिंग वायर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, पढ़े होगे ना कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर है, एक मिनट में मैं देखो ये है वायर, करंट कैरिंग वायर मान लो। करंट कैरिंग वायर में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, मान लो ऐसे, ठीक है। तुम लोग को मेरी वीडियो दिख रही है क्या साइड में कॉर्नर में कहीं पे, मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ सर। उसमें करंट कैरिंग वायर है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से करंट कैरिंग वायर है और करंट ऐसे जा रहा है। तो पता है ना तुम लोग को कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगा देते हैं? इसको दाएं हाथ से पकड़ते थे ऐसे कि अंगूठा जो है वो करंट का डायरेक्शन में, तो ये फिंगर्स, उंगलियों के घूमने की जो दिशा होती थी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसके चारों तरफ घूम रहा होता, ऐसा होता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सब पढ़े होगे, पढ़ाया जाता है यस सर। कैसे? सिंपल बात है, यही काम तो बिना चार्ज के फ्लो के करंट आ कैसे सकता है? इसका मतलब है कि एक्चुअल में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज के मोशन की वजह से हो रहा है। और एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है वो चार्ज के मोशन की वजह से हो रहा है। इसीलिए चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सोर्स बोला जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी सोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो चार्ज को ऐसे डिफाइन करते हैं। उसके अलावा चार्ज का एक और डिफिनेशन उसके ऑरिजिन से भी आता है, मतलब ऑरिजिन से आने का मतलब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि चार्ज एग्जैक्टली किसी ऑब्जेक्ट पर आता कैसे है। और उसको समझने के लिए हमें एक चीज सीखना पड़ेगा, एक चीज जाननी पड़ेगी हमें। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि चार्ज का ऑरिजिन क्या है, उसके बाद एक और डिफिनेशन हम दे सकते हैं चार्ज का। ऑरिजिन ऑफ चार्ज थोड़ा समझते हैं, चार्ज का ऑरिजिन क्या है। ऑरिजिन कहने का मतलब चार्ज एग्जैक्टली किसी ऑब्जेक्ट पर बोल रहे हो कि चार्ज है, तो वो चार्ज आया कहाँ से, ऑरिजिन ऑफ चार्ज क्या है। और ऑरिजिन ऑफ चार्ज को समझना है तो सबसे पहले एटम के बारे में बात करते हैं। एटम के सेंटर पे क्या होता है पता है? एटम के अंदर क्या होता है? खजाना। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बट मेनली आप लोग पढ़े होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, असल में जो चार्ज होता है ना वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, पता है ना? कौन सा चार्ज होता है इन इलेक्ट्रॉन्स पर? नेगेटिव, पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर इस पर इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, सिंपल बात है। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है पता है? कौन सा चार्ज प्रोटॉन पे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। हाँ, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो ये चीज भी आप लोगों को पता होगा क्या कि कोई भी आइसोलेटेड एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एन आइसोलेटेड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब समझते हो इसका? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि कोई एटम को अगर तुम अलग कर दो, मतलब किसी से वो जुड़ा हुआ नहीं है अगर, तो उस एटम पर नेट चार्ज जीरो होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब नेट चार्ज, टोटल चार्ज इक्वल टू जीरो।
अच्छा, बहुत लोगों को ये पहले नहीं पढ़ रहा होगा सर, नेट चार्ज क्या है क्या है। अच्छा देखो, पहले सबसे पहले ये बात एक बात कर लेते हैं नेट चार्ज जाने से पहले। चार्ज आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आइसोलेटेड एटम मतलब अकेला, एकदम साइड, ना किसी एटम किसी और एटम से कनेक्टेड वो है ही नहीं, जुड़ा हुआ ही नहीं, किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, आइसोलेटेड एटम का मतलब एकदम अलग अलग थलग। ओके। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का वो हिस्सा नहीं, मतलब निकाल करके रख दिया अलग। तो अगर किसी से रिएक्शन नहीं किया है, एकदम आइसोलेटेड है, तो उस कंडीशन में नेट चार्ज उस एटम पर जीरो होता है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब, नेट चार्ज जीरो को समझने से पहले एक चीज जान लो कि जो चार्ज होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। पता है आप लोग को चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यस सर। और ऐसा यूनिट क्या होता है पता है? कूलम। कूलम। ऐसा यूनिट होता है उसका कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका होता है कूलम। और सुनो, और भी यूनिट्स हैं इसके, लेकिन पहले ऐसा यूनिट के बारे में जान लेते हैं। और सुनो, ये तो हो गया कूलम, इसका ऐसा यूनिट। और जानिए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि चार्ज को सिंपली ऐड किया जा सकता, मतलब इसके लिए कोई वेक्टर का तरीका यूज नहीं करने की आवश्यकता नहीं। जैसे वेक्टर को जोड़ने के लिए एक अलग रूल होता था, पता है ना, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये वेक्टर एडिशन का रूल लगाते थे। लेकिन चार्ज को जोड़ने के लिए सिंपल 3 + 3 6 ही होगा। वेक्टर के केस में 3 न्यूटन और 3 न्यूटन मिलकर के 0 न्यूटन का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते थे, पता है ना, अगर दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो। लेकिन चार्ज के केस में 3 कूलम + 3 कूलम हमेशा 6 कूलम ही होगा। तो सिंपल अलजेब्रा का यूज करके आप इसको जोड़ सकते हैं। चार्ज को जोड़ना, अगर घटाना है, जोड़ना है या घटाना है, तो सिंपल अलजेब्रा का रूल से हम उसका वो सारे प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब चार्ज का जो कैलकुलेशन होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, वो सिंपल अलजेब्रा के रूल के अनुसार होता है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज फॉलोड बाय, या यूं कह सकते हैं इज गवर्न्ड बाय सिंपल अलजेब्रा रूल। सिंपल अलजेब्रा का रूल फॉलो करते हैं चाहिए। ठीक है, अब इतनी बात जान गए अगर, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे देखो, नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है? नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों क्या क्या होने चाहिए? टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज होना इक्वल चाहिए, रहने चाहिए। डेफिनेटली। यस। अब एक और बात जान लेते हैं पहले, एटम के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। एक जो प्रोटॉन है ना, या एक इलेक्ट्रॉन जो है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका मतलब समझ लो एक इलेक्ट्रॉन, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹। ये मेजर किया हुआ है, ये अमाउंट पता है कैसे चार्ज मेजर किया गया था, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? साइंटिस्ट है, उनका नाम था R.A. मिलिकन, उन्होंने ही चार्ज को मेजर किया था। ठीक है, ऑयल। हाँ, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चार्ज मेजर किया गया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है ना, मैं 1p लिख रहा हूँ, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो जस्ट उतना ही होता है, लेकिन प्लस में होता है। और खास बात ये है, इस नंबर को हम लोग ई से डिनोट करने वाले हैं। इस नंबर को हम लोग ई से डिनोट करने वाले हैं, ई से। अगर मैं इस नंबर को ई से डिनोट कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -e होता है, और 1 प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? +e। कह सकता हूं, प्लस। है ना?
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन ये डिस्कस कर रहे थे, है ना। अब सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम, इसका मतलब है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर है एटम के अंदर, आइसोलेटेड एटम के अंदर। और ये भी हम लोग तो देख रहे हैं ना कि एक प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ये भी हम लोग समझ गए। तो इससे एक बात क्लियर हो जा रही है कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी ना। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव है एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव है। तो अगर 4 प्रोटॉन अगर एटम के अंदर हैं तो 4 ई चार्ज होंगे पॉजिटिव में। तो टोटल चार्ज को 0 बनाने के लिए 4 ई माइनस में होने चाहिए चार्ज। कहने का मतलब है कि मान लिया कि ये बॉक्स एक ले लिया, यस सर, समझ रहा। ये एटम है, ये बॉक्स, और इस बॉक्स में मान लो कि 4 प्रोटॉन है। 4 प्रोटॉन है मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज? 4 4 प्रोटॉन मतलब 4 चार्ज, 4e। 4 प्रोटॉन का मतलब क्या होगा? 4 इंटू 4e प्लस ई, या यू कह सकते हैं 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब बताओ हम कितना और चार्ज इसमें जोड़ देते, या कितना इलेक्ट्रॉन और इसमें होता कि एटम पूरी तरह से या पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता, नेट चार्ज 0 हो जाता। कितने इलेक्ट्रॉन्स और होने चाहिए? -4e यानी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर और होता तो इस पर चार्ज कितना होता? 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 4 इंटू माइनस ई आता, यानी कि 4 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आता ना। यानी कि -6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो मिल करके ये हो जाता 0। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका मतलब है कि कोई आइसोलेटेड एटम अगर आप लेते हैं तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या? किसी आइसोलेटेड नेगेटिव एटम के अंदर चार्ज जितना होना पॉजिटिव चाहिए। चार्ज उतना ही क्या? नेगेटिव चार्ज, है ना। मतलब पढ़िए बात। यस यस सर। हाँ, तो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कट कर दूँ, वाला जो कराया हुआ है इसी में ऐड अप कर दिया है। Just देखिए, तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन क्या निकला है? क्या हम कह सकते हैं? कंक्लूजन जो निकला वो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि इन एन आइसोलेटेड एटम total number of electrons equal to electrons equal to क्या होगा? total number of protons लिख सकते हैं, तभी तो न्यूट्रल चार्ज जो टोटल चार्ज 0 होगा। नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। एक एटम पे एक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है ये भी देख ही लिया। अब इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन सिंपल पूछा गया कि मान लो ये था एक एटम, ठीक है, मान लो एक एटम था, इसके अंदर थे 10 प्रोटॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज कितना?
टोटल चार्ज अभी कितना है इस एटम पर? 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज कितना है इस एटम पर? 0 0 डेफिनेटली। अब मैंने क्या किया कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, इजेक्टेड। अब क्या बचेगा? अब जो एटम बचेगा उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? प्रोटॉन कम गया या प्रोटॉन उतना ही है? प्रोटॉन तो उतना ही होंगे। प्रोटॉन उतने ही। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 7 7 इलेक्ट्रॉन बचे। अब मुझे इस पर टोटल चार्ज बताओ, नेट चार्ज बताओ कितना है? सब लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना है। ई के टर्म में भी बता सकते हो, ई के टर्म में बता सकते हो। नेट चार्ज क्या आएगा, जल्दी बताओ। +3e। डेफिनेटली 10 प्रोटॉन की वजह से 10 ई, 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से 7 इंटू -e, तो कितने आ गए? 3e, है ना, +3e चार्ज आ गया। तो क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहे हैं तो एटम पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स से जो बैलेंस कर सकते थे वो तो खत्म हो गए, मतलब कम हो गए। अब 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन के चार्ज को ही बैलेंस कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। 3 प्रोटॉन पर वाले जो चार्ज है वो तो एक्स्ट्रा बच गए, मतलब ओवरऑल नेट चार्ज जो हो जाएगा वो 3e हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही सभी को? ये बात पहले पढ़ रही है सभी को? यस। यस सर। अब इसी सवाल में मैं क्या करता, जनरली प्रोटॉन को तो बाहर निकाला नहीं जा सकता, आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन तो बेचारा सेंटर में एकदम बहुत सेफ में रहता है, Z+ सिक्योरिटी रहती है उसकी, है ना। जो भी किया जा सकता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ किया जा सकता है मोस्टली। इलेक्ट्रॉन को ही आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, पढ़े होंगे ना। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा सकता है। इस बार मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ, मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहा हूँ। अब जो नया सिचुएशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, कितने प्रोटॉन्स? 10 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ कि इस पर नेट चार्ज क्या होगा? -4e क्या होना चाहिए जी? डेफिनेटली -4e नहीं होना चाहिए क्या? कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, कैसे पता लगाया? देखो फिर से वही तरीका, 10 प्रोटॉन है तो 10 इंटू ई प्लस 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 इंटू -e, कितना बचा? -4e। तो क्या कंक्लूजन निकला, इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो कौन सा चार्ज, मतलब ओवरऑल नेट चार्ज क्या हो जाएगा एटम पर? नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि किसी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर, न्यूट्रल अगर बॉडी है, न्यूट्रल एटम ही क्या, न्यूट्रल कोई भी बॉडी हो सकती है, आप, हम, टेबल, कुर्सी, कुछ भी, न्यूट्रल बॉडी जो है, उस न्यूट्रल बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो तो वो बॉडी जो हो जाती है उस पर कौन सा चार्ज हो जाता है, ओवरऑल नेट चार्ज क्या हो जाता है इस पर? पॉजिटिव। नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो न्यूट्रल बॉडी में तो क्या होगा? नेगेटिव। डेफिनेटली। कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव आ रहा है ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? नेट चार्ज। कितना, एक मिनट, न्यूट्रल का स्पेलिंग शायद नहीं होगा, वही है, ई छूट गया सर, ई इनके। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है उसमें मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ,
तो जो नई जो बॉडी बनेगी उस पर नेट चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। Yes, sir. चलो बढ़िया। अब एक बात मुझे बताओ कि नेट चार्ज निगेटिव ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। इसमें एक दो चीज और समझने की जरूरत है। क्या कि अगर अगर इसमें ये न्यूट्रल बॉडी है और इसमें आप नेट चार्ज वगैरह वगैरह जो भी आप कर रहे हो, ये कोई पूछे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे तो कितना निगेटिव या कितना पॉजिटिव आ रहा था, तो क्या बोलोगे? 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, न्यूट्रल बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे, सबसे पहले तो ये बताओ नेगेटिव चार्ज नेट चार्ज निगेटिव हो जाएगा या नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ा था नेगेटिव होता है। और कितना नेट चार्ज निगेटिव होगा, कितना निगेटिव आएगा नेट चार्ज? -4e। -4, सिंपल। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होता तो न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाता। पॉजिटिव सर। +4e हो जाता ना। 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया होता तो +4e हो जाता। नहीं होता क्या? डेफिनेटली, कोई दिक्कत इसमें? तो कुल मिलाकर के एक चीज तो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उतना निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना निगेटिव चार्ज घटेगा, या यूं कह सकते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। कह सकते हैं? नहीं? Yes, sir. चलिए, तो इस आधार पर चार्ज का एक और डिफिनेशन दिया जा सकता है। चार्ज को एक और ऐसे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज can be defined as a property of an object which appears due to lack or excess of electron. मतलब चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर दिखने वाली वह प्रॉपर्टी है जो उस पर तभी दिखाई पड़ती है जब उस ऑब्जेक्ट पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन या फिर यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तभी ना ऐसा दिखाई पड़ रहा था। कहीं कहीं ऐसे डिफाइन कर सकते हैं चार्ज। बात पहले पड़ी, अब थोड़ा देख लो, एक एक फ्रेम में इसको मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा एक बार देख लो क्या क्या अभी तक बताया हूँ, उसके बाद आगे की बात करें क्या क्या चीज हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े। देखो देख लीजिए चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़े, थोड़ा देख लीजिए अच्छे से चलो, उसके बाद आगे की बात करें। एक सैंपल है, मतलब एक ऑब्जेक्ट, समझे क्या किया गया उसमें से, उसमें 10 प्रोटॉन थे, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन। 10 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो इसमें नेट चार्ज आपको बताना है कितना होगा, और फिर चाहे पहले इसकी बनाओ, इसको बनाओ। 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, रिमूव, 6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया। अब आपको बताना है कि इसमें कितना चार्ज बचा, नेट चार्ज बताओ, बनाओ सब। AP. क्या जी बहुत आसान है? आसान नहीं है क्या? पहले ही से इस पर नेट चार्ज कितना था, इसमें नेट चार्ज कितना था, कोई बता सकता है नेट चार्ज कितना था इसमें? +4e। +4 ही था। 6 इलेक्ट्रॉन में से